बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल दवम उर्दू का एक मुख्तसर सा सवाल, नज़म का खुलासा, मुख्तसर सवाल है 5 नंबर का, मगर बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। अक्सर खुलासा गलत लिखा होता है। सबसे पहली और सबसे अहम बात समझ लीजिए, नज़म का खुलासा और सबक का खुलासा भी किसी हद तक, ये खुलासा ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप ज़रूरत से कम लिखेंगे तो भी नंबर कटेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा लिखेंगे तो भी नंबर कटेंगे। और यही मसला होता है बच्चों के साथ। या तो नज़म का खुलासा बहुत मुख्तसर लिख देते हैं, वो खुलासा नहीं होता, वो एक तरह का मरकज़ी ख्याल होता है, नंबर कट जाते हैं। या वो नज़म का खुलासा ज़रूरत से ज़्यादा लिख देते हैं तो भी नंबर कट जाते हैं। तो इसमें ख़ास ख्याल रखना होता है आपको खुलासे के सवाल में। बहरहाल ज़रा तफसील से देखते हैं हम। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ये सवाल नंबर 5 है। सो बोर्ड के पेपर में आप दरमियान में करके ऐसे ही सवाल नंबर 5 लिखेंगे, दाएं बाएं छोटी सी ब्रैकेट डाल दें, दाएं बाएं छोटी सी लाइन भी लगा दें तो बेहतर है। इससे अंदाज़ा होता है कि आपने नया सवाल शुरू किया है। इसके बाद मुख्तसर सा सवाल लिखिए, पूरी तफसील की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखिए नज़म का खुलासा। पहले में आपने सवाल नंबर, दूसरे में नज़म का खुलासा, तीसरे में नज़म का उन्वान दे दीजिए। किस नज़म का खुलासा लिख रहे हैं आप? मसलन पहली नज़म आपकी हम, तो हम का खुलासा। तो देखिए सवाल की 3 सतूर बन गई, सवाल नंबर, मुख्तसर सा सवाल और उन्वान। इसके बाद आप जानते हैं ग्रीन लाइन का मतलब मैं इस तरह से लिखता हूं कि एक लाइन आपने खाली छोड़ देनी है कि अब आप नज़म का खुलासा शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे खुलासा नज़म, यानी ये 3 लाइनों के बाद लिखेंगे। आमतौर पर बच्चे इसमें शायर का नाम भी लिखते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन पेपर में सवाल के अंदर ही शायर का नाम लिखा होता है कि अमीर मिनाई की नज़म हमद का खुलासा तहरीर करें। सो शायर का नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके नंबर भी नहीं है। सबक के खुलासे में तो 1 नंबर होता है मुसन्नफ़ के नाम का, मगर नज़म के खुलासे में 5 नंबर नज़म के खुलासे के होते हैं। 5 नंबर का सवाल है। तो ये आपका फॉर्मेट हुआ, 3 लाइनें सवाल की, चौथी लाइन खाली छोड़ के 5वीं लाइन से खुलासा शुरू कर दें। तो ये तो फॉर्मेट हुआ। अब कुछ अहम निकात देख लें कि खुलासा तहरीर करते वक्त आपने किन चीज़ों को सामने रखना होता है। सबसे पहली बात, सबसे अहम बात, और जहां तलबा अक्सर गलती खा जाते हैं, वो ये है कि नज़म के खुलासे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तवालत कितनी होनी चाहिए। तो इस तलबा 5 नंबर का सवाल है। आपकी वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर तो लिखा हुआ है कि 8 से 12 सतूर के दरमियान, यानी कम से कम 8 लाइनें हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनें हो, या आपकी टेक्स्ट बुक की इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन मेरा ख्याल है 8 कम है, कम से कम 10 लाइनें होनी चाहिए। सतर का मतलब लाइन। नज़म के खुलासे में कम से कम 10 लाइनें हों और ज़्यादा से ज़्यादा 12 ता 14 सतूर पर मुश्तमिल हो। अब मैंने भी अर्ज़ की टेक्स्ट बुक में 12 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने 14 इसलिए लिख दी कि आपकी अक्सर नज़में, मसलन पहली नज़म हमद है, उसमें 7 अशार है, तो कुछ नज़में आपके 7 अशार की हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका है नज़म के खुलासे का। देखिए अगर 6 अशार होंगे तो 12 मिसरे बनेंगे। वो नज़में जो 7 अशार पर मुश्तमिल हैं तो 14 मिसरे बनेंगे। आपको करना क्या है, एक मिसरे को एक सतर में तब्दील कर दें। आप जानते हैं शेर की लाइन होती है तो उसको मिसरा कहते हैं, और नसर की एक लाइन हो तो उसको जुमला कहते हैं। तो आपने सिंपल ये करना है, एक मिसरे को एक जुमले में तब्दील कर दें, तो ये हो जाएगा खुलासा। यानी अगर नज़म 5 अशार पर मुश्तमिल है तो 10 मिसरे बने, तो आपका नज़म का खुलासा 10 लाइनों पर मुश्तमिल हो। नज़म में 6 अशार हैं तो 12 मिसरे बने, आपकी नज़म का खुलासा 12 लाइनों पर मुश्तमिल हो। कुछ नज़में 7 अशार की भी हैं, तो इसलिए मैंने 12 ता 14 लिखा। तो 7 अशार में 14 मिसरे बने, हर लाइन को, एक मिसरे को लाइन में तब्दील कर दें, तो इस तरह 14 सतूर में खुलासा तैयार हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ नज़में ज़्यादा तवील हैं, तो ये ज़हन में रखें नज़म कितनी, अगर 6 या 7 अशार हैं तो फिर तो यही आप फार्मूला लगाएंगे कि एक मिसरे को एक जुमले में तब्दील कर देंगे।
لیکن اگر نظم زیادہ طویل ہے تو پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بہرحال 13-14 سطور سے زیادہ خلاصہ نہ ہو، اس میں ذرا آپ کو تھوڑا حساب دیکھنا ہوگا۔ لیکن اگر نظم 5، 6 یا 7 اشعار کی ہے تو اس کے لیے تو بڑا آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ جی اب خلاصے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے 10 سے 12، 13، 14 لائن تو خلاصہ لکھنا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بات لکھیں اور کوئی چھوڑ دیں، آپ کو پوری نظم کا کنٹینٹ لکھنا ہوتا ہے، تمام نظم کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات لکھی اور کچھ چھوڑ دے۔ بھی آپ سے عرض کی کہ ہر مصرے کو ایک ایک جملے میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ نظم کا کل مواد آ جائے۔ لکھنی اتنے ہی ہیں 10 سے 12 لائنیں، لیکن نظم کے تمام اہم نکات تحریر کرے۔ بچے یہ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ نظم میں اگر 7 اشعار ہیں اس میں سے کوئی سی 3-4 باتیں لیتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں، خلاصہ لکھ دیتے ہیں، بنا تو دیتے ہیں 12-14 لائنیں لیکن پوری نظم کو کور نہیں کرتے، جس وجہ سے ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ جو میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی کہ اگر 7 اشعار تک مشتمل نظم ہے، 5 اشعار ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، تو وہ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ 7 اشعار تک مشتمل نظموں کے خلاصے میں ایک مصرے کو ایک سطر میں تحریر کر دیں تو بہت آرام سے ایک مصرے کی ایک لائن بن جائے گی، آپ کا 12، 13، 14 لائنوں کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ لیکن ابھی عرض کی نظم بڑی ہے تو پھر آپ کو ذرا ارینج کرنا ہوگا، کیونکہ بہرحال 12-13 لائن سے خلاصہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ مواد لکھیں گے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ غیر متعلقہ مواد سے مکمل گریز کریں۔ عزیز طلبہ، نظم کے خلاصے میں اور سبق کے خلاصے میں بھی اسی طرح کوئی ایسی بات نہیں لکھنی جو نظم میں نہ ہو۔ بہت اچھی بات آپ نے لکھ دی لیکن اگر نظم میں نہیں ہے تو وہ سمپل ٹیچر کراس کر دے گا اور نیچے لکھ دے گا غیر متعلقہ مواد۔ کتنی بھی اچھی بات ہو آپ خلاصے میں نہیں لکھ سکتے، کتنی بھی اچھی آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ قرآن آیت کا ہو سکتا ہے، حدیث کا ہو سکتا ہے، قول ہو سکتا ہے، کوئی شعری حوالہ ہو سکتا ہے، مگر خلاصے میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ سبق کے خلاصے میں بھی، نظم کے خلاصے میں بھی آپ نے کوئی irrelevant غیر متعلقہ مواد نہیں لکھنا ہوتا۔ نظم کے خلاصے میں صرف وہ بات لکھیں گے جو نظم میں موجود ہے، ورنہ نمبر کٹ جائیں گے۔ ایک بات جو میں ہر لیکچر میں ضرور کرتا ہوں، اہم نکات کو مارکر سے نمایاں کریں۔ اہم نکات کو مارکر سے ضرور نمایاں کیا کیجئے، اہم نکات کو مارکر سے ضرور نمایاں کیا کیجئے۔ اس سے ٹیچر کو پیپر چیک کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ خوش ہو کہ آپ کو نمبر زیادہ دے دیتا ہے، پریزنٹیشن بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو اس کو عادت بنا لیں کہ اہم نکات مارکر سے ہائی لائٹ کریں۔ آخری بات، اگر اشعار میں کچھ مشکل الفاظ ہیں تو ان کو تھوڑا نسبتاً آسان الفاظ میں تبدیل کر دیں۔ ایسا نہ لگے کہ آپ نے ریپروڈکشن کیا ہے، وہی کا وہی لفظ دوبارہ لکھ دیا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں تبدیل کر دیں تو اس سے ایک اچھا تاثر پڑتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ وہ اہم نکات تھے جو آپ کو خلاصہ تحریر کرتے وقت سامنے رکھنے ہیں۔ بات کو مختصر دوبارہ دہرا دوں کہ جب نظم کا خلاصہ لکھیں تو نظم کا تمام مواد آپ نے لکھنا ہوتا ہے، تمام نظم کو کور کرنا ہوتا ہے، کوئی غیر ضروری اور غیر متعلقہ بات نہیں لکھنی ہوتی۔ نظم کا خلاصہ کم سے کم 9-10 لائنوں کا ہو، زیادہ سے زیادہ 13-14 لائنوں کا ہو۔ اس کا آپ کو ایک آسان سا فارمولہ بتایا کہ اگر مختصر نظم ہے 5، 6، 7 اشعار کی تو آپ کیا کریں گے کہ ایک مصرے کو ایک لائن میں تبدیل کرتے چلے جائیں گے۔ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ یا کم لکھیں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو آپ کے سامنے رکھا کہ نظم کو خلاصے کا فارمیٹ کیا ہوگا، وہ اہم نکات کیا ہوں گے جو نظم کا خلاصہ تحریر کرتے وقت آپ کو سامنے رکھنے ہیں۔ اب ہم اسی کی پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی۔ مثلا آپ کی پہلی نظم ہے حمد باری تعالیٰ، اللہ پاک کی توصیف۔ تو میں نے بھی عرض کیا کہ آپ کو خلاصہ کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے کہ ایک مصرے کو ایک سطر میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر مختصر نظم ہو تو آپ کی پہلی نظم حمد میں 7 اشعار ہے۔ تو اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں نظم کو خلاصہ کیسے لکھنا ہے۔ میں نے یہی کیا ہے، 7 اشعار ہیں تو 14 مصرے بنے، ایک ایک مصرے کو ایک ایک لائن میں تبدیل کر دیا، یعنی 14 لائنوں میں خلاصہ
मुकम्मल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि तमाम नज़म का इहाता भी हो गया, तमाम अहम बातें भी आ गईं और कोई गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका बात नहीं आई। आप इस तरह से खुलासा लिखेंगे तो आप बेहतरीन नंबरों के हकदार होंगे। तो ज़रा मुख्तसर सा देख लेते हैं। पहले नज़म को खुलासा आपको असूल समझा रहा हूँ किस तरह से करना है। पहला शेर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौलाना ज़फ़र अली खान की हम, सफ़र नंबर 95 पे। बेहतर है बुक अपने सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। तो पहला मिसरा देखते हैं, पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम इसका। मैंने इसको मुख्तसर सा, ये शेर नंबर 1, इसको एक सतर में तब्दील कर दिया लाइन में कि अल्लाह ही तमाम मखलूक का राज़िक है। ये पहला मिसरा था। दूसरा मिसरा, किसी को तश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका, उसके लुत्फ़ो करम से कोई महरूम नहीं है। दैट्स ऑल। देखिए पहले शेर के 2 मिसरे थे, मैंने उसके 2 छोटे छोटे जुमले बना दिए। तो आप इस तरह से खुलासा करेंगे। दूसरा शेर देखिए, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी। तो मैंने सिंपल सा नसर में तब्दील कर दिया, उसी तरह ही कि अल्लाह की ज़ात ही उसकी यकताई की गवाह है। दूसरा मिसरा, दूई के सब नक्श झूठे है सच्चा एक नाम उसका, कोई दूसरा हो नहीं सकता अल्लाह के साथ। उसको गैरुल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह के अलावा कोई दावा करे नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बराबरी का किसी भी हैसियत से, तो गैरुल्लाह के तमाम दावे झूठे हैं। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक मिसरे को एक सतर में तब्दील करता चला जा रहा हूं। तीसरा शेर देखिए, हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, फ़िज़ा का एक एक ज़र्रा उसकी अज़मत का गवाह है। ठीक है, यानी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप तब्दील कर देंगे। हर एक झोंका हवा का आके देता है पयाम उसका, हवा का हर झोंका उसका पयाम देता है। तो आपके सामने मैं प्रैक्टिस हम क्या कर रहे हैं कि एक मिसरे को एक सतर में तब्दील कर दें। चौथा शेर देखिए, सरापा मासियत में हूँ सरापा मगफरत वो है, मेरा वजूद मसीयत असियाँ यानी गुनाह, मेरा वजूद सरापाए गुनाह और वो सरापाए मगफरत है। खता कोशी रवश मेरी, खता पोशी है काम उसका। खता कोशी गलती करना, रवश आदत, गलती करना मेरी सरिश्त यानी आदत, और माफ़ करना उसकी आदत है। मैं गलती पे गलती किए चले जा रहा हूं, मेरा रब मुझे माफ़ किए चले जा रहा है। अगला शेर देखिए, 5वां शेर, मेरी अफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत। इफ्तादगी हम पे आने वाली मुसीबत, बुरा वक्त, तो ये भी अल्लाह की रहमत होता है। मुझ पे आने वाली मुसीबत भी उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया है दामन, दामन है थाम उसका, क्योंकि मुसीबत में उसकी रहमत का दामन थाम लिया। इंसान अपने अल्लाह को भूल जाता है, कब याद करता है जब उस पर मुश्किल वक्त आती है, मुसीबत आती है। तो इस तरह मुझ पे आने वाली मुसीबत भी मेरे लिए अल्लाह की रहमत साबित हुई कि मैंने अल्लाह से रजू कर लिया, तौबा कर ली, मगफरत कर ली, उसकी रहमत का दामन थाम लिया। आगे देखिए जी, 6ठा शेर, हुई खत्म उसकी हुज्जत इस ज़मी के बसने वालों। हुज्जत यानी किसी की बात को पूरा कर देना, यानी किसी के पास कोई बहाना ना रहने देना, उसको हुज्जत कहेंगे। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों पर हुज्जत पूरी कर दी। अब क़यामत को कोई ये नहीं कह सकता कि मुझ तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा, कि पहुंचाया इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ज़मीन वालों पर हुज्जत पूरी कर दी और नबी पाक के ज़रिए सब तक पैगाम पहुंचा दिया। आखिरी शेर देखिए जी, बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर, इसको रह रह कर कुफार अल्लाह के नूर को बुझाने की मुसलसल कोशिश करते रहे, मगर नूर अपनी साथ पर होकर रहा तमाम उसका, मगर हक ही को फतह हुई, यानी नूर फैला और नूर को ना रोका जा सका। तो जी तलबा, मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि किस तरह से आप करेंगे। अगर नज़म मुख्सिर है 6-7 अशार पर, तो एक एक मिसरे को आप एक एक जुमले में तब्दील करते आएंगे। अगर आप इस तरह से नज़म का खुलासा लिखेंगे तो नज़म के खुलासे की तीनों अहम ज़रूरियात पूरी हो गई, नज़म के तमाम अहम निकात आ गए, गैर ज़रूरी कोई बात नहीं आई
اور طوالت بھی پوری ہو گئی، یعنی نہ یہ اب 9-10 لائنوں سے کم ہے، نہ 13-14 لائنوں سے زیادہ ہے۔ میں پھر دہرا دوں، آپ کو نظم کے خلاصے میں 3 چیزیں سامنے رکھنی ہے۔ نظم کا خلاصہ 10 سے 13-14 سطور کے درمیان ہو، نظم کی تمام اہم باتیں آ جائیں اور غیر ضروری کوئی بات نہ آئے۔ ہم نے اسی کی پریکٹس کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نظم کا خلاصہ آپ کو کس طرح سے تحریر کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے چینلز پہ نظم کی تشریح کے لیکچر موجود ہیں، تو تمام بک کے آپ کے، تو تشریح کے شروع میں جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو وہی نظم کا خلاصہ بھی ہے۔ اس طرح ہمارے لیکچر میں خلاصے اور تشریح کو ساتھ ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہے، اس میں آپ کو معلومات کی باتیں ملی ہیں، تو دوستوں کے ساتھ بھی لیکچر کو شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو شیئر کیجیے گا، تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔